हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए कक्षा 12 विषय हिंदी का पेपर लेकर आया हूं, जिसका कोड है 12,000 और ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। तो इसके निर्देशांक आप पढ़ लेना। मैं इसके क्वेश्चन आंसर से आपको प्रैक्टिस कराना शुरू करता हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है शुक्लोत्तर युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। फिर दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रावली के रचयिता हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है सेठ गोविंद दास, तीसरा है श्याम सुंदर दास और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें चंद्रावली के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जो कि भारतेंदु युग के संस्थापक हैं और इन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, तट की खोज। तो इसमें आपके ऑप्शन है राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हरिशंकर परसाई सही हो जाएगा। मोहन राकेश का एक लहरों के राजहंस नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अत्यधिक पूछा जाता है। और सरदार पूर्ण सिंह के निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिससे इनका एक निबंध है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और है प्रेम और मजदूरी और है कन्यादान। ये इनके निबंध बहुत ही फेमस हैं, इन्हें आप याद कर लेना। फिर है अस्क उपनाम है। इसमें आपका ऑप्शन पहला है यशपाल का, दूसरा है भीम साहनी का, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर का और चौथा है उपेंद्र नाथ का। तो इसमें जो है आपका चौथा ऑप्शन उपेंद्र नाथ का सही हो जाएगा, क्योंकि इनका पूरा नाम उपेंद्र नाथ अस्क है। फिर क्वेश्चन आता है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। इसमें आपके ऑप्शन है पहला संस्मरण, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा जीवनी और चौथा रिपोर्टाज। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रेखा चित्र सही हो जाएगा। और ये रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है, जो लगभग हर एक बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। और इनकी अन्य रचनाएं जैसे पैरों में पंख बांधकर और गेहूं बनाम गुलाब आदि रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप याद कर लेना। फिर क्वेश्चन है, कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं। तो कश्मीर सुषमा ये रचना श्रीधर पाठक की है और कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। दोनों बहुत ही मिलती जुलती हैं, जिनमें बच्चों का बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कश्मीर कुसुम है। फिर उसके बाद आती है लोकायतन की विधा है। तो लोकायतन प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, जिसमें हमारा दूसरा ऑप्शन काव्य दिया है, जो कि राइट हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 हो जाएगा। यदि आपको तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष याद नहीं होते हैं, तो मैं इन्हें याद करने की ट्रिक बता देता हूं। जैसे पहला तार सप्तक सन 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसमें यदि आप 8 जोड़ देंगे तो सन 1951 आ जाएगा, जिसमें दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। और यदि 1951 में 8 जोड़ देंगे तो आपका सन 1959 आ जाएगा, जिसमें आपका तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। और 1959 में जब आप 9 जोड़ देंगे तो 1968 आ जाएगा, जिसमें आपका चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। कुल मिला के 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, जिन्हें प्रकाशित करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो इसमें से आपका सूरदास भक्तिकाल का है, पद्मावत ये भी भक्तिकाल का है। इसमें बीसल देव रासो जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा आदिकाल का है। और फिर आंसू है, आंसू रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
फिर क्वेश्चन आता है संसद से सड़क तक रचना है, तो संसद से सड़क तक रचना धूमिल की है। इसे भी आप याद कर लेना, ये धूमिल की है। फिर आता है आपका गद्यांश संबंधित प्रश्न उत्तर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप पढ़ लेना और इसके फिर प्रश्न उत्तर ज़रूर ही कर लेना। और आपके इसमें एग्ज़ाम बहुत ही निकट हैं, इसलिए आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि कुछ ही दिन की बात है और फिर बाद में तो आपको इससे छुट्टी मिल ही जाएगी। इसलिए अभी कुछ मेहनत कर लें जो आपको आगे काम आएगी। फिर दूसरा गद्यांश आता है, इसे भी आप कर लेना। यदि मैं इसे कराने लगूँगा तो इसमें बहुत ही टाइम लगेगा और आपका भी टाइम इसमें ख़राब जाएगा, क्योंकि आप इसे ऐसे ही कर लेना, लिखना नहीं और कर अवश्य ही लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेपर। फिर आते हैं पद्यांश संबंधित क्वेश्चन, पद्यांश दिया है, इसे भी आप पढ़कर इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लेना, क्योंकि मैं ये दिन सभी को कराऊंगा तो आप जानते ही हैं क्या होगा। फिर आता है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये 3 लेखक दिए गए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण, साहित्यिक परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी महत्वपूर्ण है। और यदि आपको जीवन परिचय ज़्यादा नहीं याद है तो आप शुरू से पाठ 1 काव्य के पाठ 1 से 3 लगातार याद कर लें, उसमें से एक न एक अवश्य ही फंसेगा। और इसी तरह गद्य में भी 1 पाठ से 3 तक लगातार याद कर लें। और फिर उसके बाद जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जीवन साहित्यिक परिचय हैं उन्हें भी याद कर लें। इन्हीं में से एक ना एक अवश्य ही फंस जाएगा आपके एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद कहानी से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही करना रहता है, इसलिए आप कहानी भी अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी 5-5 नंबर के आते हैं। फिर स्वपठित खंडकाव्य जो आपके ज़िले में हो आप उससे ही करना। आप इसे चेक करने के लिए गूगल पर UPMSP वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य है। यदि आप किसी अन्य ज़िले के खंडकाव्य लिखेंगे तो आपको उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिर संस्कृत खंड से आते हैं क्वेश्चंस, तो इन्हें भी आप हल कर लेना। संस्कृत खंड भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, 14 नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, इसीलिए आप इसे भी अवश्य ही कर लेना। शुरू के पार्ट जो हों 2-3 उनको ही कर लेना, उन्हीं में से आ जाएगा एक ना एक। फिर इसी में आता है आपका निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 4 दिए हैं, इनमें से आप एक ना एक का अवश्य ही अर्थ लिख देना। जैसे इसमें से है अंधे की लकड़ी, अर्थात एकमात्र ही सहारा होना। आप इसका वाक्य प्रयोग भी कर देना कि रामू का बेटा उसका मात्र एक सहारा है। फिर 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। इसमें भी आप कह देना जैसे ही मैंने उसे देखा वो 9-2-11 हो गया। इसी प्रकार आप इन चारों का अर्थ लिख लेना और वाक्य प्रयोग भी करना। फिर अपठित गद्यांश आता है, जिसमें आपको 2 दिए होते हैं अथवा में करके, उनमें से एक करना होता है। पहला है पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जिया, हंसी खुशी का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। एक विद्वान कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देता है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है शरीर को स्वस्थ रखने की सबसे अच्छी दवा क्या है। तो इसमें आप एक सेंटेंस बनाकर लिख देना, शरीर को स्वस्थ रखने की सबसे अच्छी दवा हंसी और खुशी है। प्रत्येक मनुष्य को हर समय हंसना और मुस्कुराते रहना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है 109 वर्ष तक कौन जीवित रहा। तो इसमें भी आप सेंटेंस बना के लिख देंगे है डेमाक्रिटस 109 वर्षों तक जीवित रहा। फिर क्वेश्चन तीसरा है पुराने समय के लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पुराने समय के लोगों ने हंसी को महत्व दिया। फिर इसके बाद आपका अथवा वाला आता है, जिसे आप स्वयं ही कर लेना। फिर बाद में आते हैं क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित, जिनमें पहला है पंथ
निम्नलिखित शब्द युग्मों के उचित अर्थ का चयन कीजिए। पहला है पंथ और पथ। तो पंथ का अर्थ होता है पथिक और पथ का अर्थ होता है रास्ता। तो इसमें जो है हमारा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है स्वर्ण और स्वर्ण में सूक्ष्म अंतर क्या है। तो स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और स्वर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति। तो इसमें आपका द वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो इनमें से आप किसी एक के दो अर्थ लिख सकते हैं। जैसे कुल के दो अर्थ हैं। कुल का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ होता है योग अर्थात जोड़ना। और फिर नग के बता रहा है दो अर्थ लिखना, तो नग का एक अर्थ मोती हो जाएगा और एक अर्थ मुझे याद नहीं है, आप कहीं भी मतलब सर्च करके लिख लेना। और फिर उसके बाद नाग है तो नाग का एक सर्प हो जाएगा और एक पर्वत हो जाएगा। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो पहला है सबसे पहले गिना जाने वाला। तो सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य कहलाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए वाला हो जाएगा, अग्रगण्य। फिर दूसरा है कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है। तो कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है और अधिक खर्च करने वाला अतिव्ययी कहलाता है और खर्चीला भी कहलाता है। और फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है तुम मेरे को पुस्तक दे दो। तो इसका शुद्ध रूप रहेगा तुम मुझे पुस्तक दे दो। फिर दूसरा है विष्णु के अनेकों नाम हैं। तो विष्णु के अनेक नाम हैं, इसका शुद्ध रूप रहेगा। फिर तीसरा है मैं भोजन कर लिया हूँ, इसका शुद्ध रूप रहेगा मैंने भोजन कर लिया है। फिर चौथा है उसने 3 पुस्तकें खरीदा। तो इसका सही रहेगा उसने 3 पुस्तकें खरीदी। फिर बाद में 12 नंबर आता है जिसमें पहला वाला का है श्रृंगार रस तथा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार रस तथा वीर रस के लक्षण सहित आपको उदाहरण लिखने और इनकी परिभाषा भी लिखनी है। श्रृंगार रस का उदाहरण यदि आपको श्रद्धा और मनु में से कोई पंक्तियां याद हैं तो लिख देना, क्योंकि उसमें संपूर्ण में श्रृंगार रस ही है। और फिर वीर रस है तो वीर रस की परिभाषा होती है जिस कविता पंक्ति को पढ़ने पर हमारे हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, जिससे वीर रस का निष्पत्ति होता है, जिसे वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं सबसे सरल बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर उसके बाद आता है उपमा तथा संदेह अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखे। तो उपमा अलंकार की आपको परिभाषा बताना है जिसमें उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, आप ये भी लिख देना। और उपमा अलंकार में किसी एक वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से दर्शाई जाती है। और उदाहरण के लिए हरिमुख सुंदर चंद्र समाना ये आप लिख सकते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। फिर उसके बाद आता है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार में हम किन्हीं 2 वस्तुओं के मध्य विभेद नहीं कर पाते हैं। इसका उदाहरण रहेगा सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, जो कि आपके महाभारत से लिया गया है और ये एक उत्तम उदाहरण है इस संदेह अलंकार का। फिर आता है गा हरि गीतिका तथा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो हरि गीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं और जो दोहा छंद है उसमें प्रत्येक में मतलब दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण आप कबीरदास का कोई भी दोहा लिख सकते हैं या फिर मैं जो बताता हूँ उससे लिख देना। उदाहरण है जब जब हो धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। फिर उसके बाद आते हैं आपके अन्य क्वेश्चन। परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। और अथवा में है मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए।
तो इनमें से आप एक अवश्य ही कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कम से कम 3 या 4 आप अवश्य ही पत्र तैयार कर लेना, जिनमें से एक ना एक तो अवश्य ही आएगा, क्योंकि लगभग लगभग क्या सभी बोर्ड परीक्षाओं में पत्र और निबंध ज़रूर ही पूछे जाते हैं। अब इसके बाद निबंध आते हैं। निबंधों में है आतंक एक चुनौती, और दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है योग शिक्षा, और चौथा गंगा प्रदूषण। इसमें आप जैसे जनसंख्या वृद्धि को भी जोड़ लेना, और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, और भ्रष्टाचार। ये भी निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा में खेल कूद का